Hello students, myself Dr. A.J. Singh, belongs to G&R Institute of Management and Technology Bulandshahr, and today the topic for discussion is cytoplasmic inheritance. So we will discuss about cytoplasmic inheritance. So first we know about the cytoplasmic. What is the cytoplasm and what is related with cytoplasmic inheritance? So as you know, cytoplasm is a cellular juice inside the cell that is found in the cell divisions, and inheritance means just a genetic portion, is a genetical liability that conjugates and forwarded the information one generation to another generation by the cell division, and concretes and stored the genetic information by the way of hereditary materials. सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो अभी हमारे बीएससी के सिलेबस में है, लास्ट 8th यूनिट का ये एक चैप्टर है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा आज जानेंगे और इसके कुछ बेसिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मेंडल्स के जो लॉस होते हैं उससे किस तरीके से कोरिलेटेड है। जो इंटर माइक्रोट्यूबुलर इनहेरिटेंस होता है, यानी कि जो माइक्रो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डीएनए और आरएनए के रूप में प्रोटीन सिंथेसिस और जीन एक्सप्रेशन के थ्रू एक सेल से दूसरी सेल्स में पास होती है, जनरेशन टू जनरेशन। जिस तरीके से सेल डिवीजन होता चला जाता है, सेम उसी प्रकार से जैसे एक इन्फॉर्मेशन दूसरी सेल्स में कैरी आउट होती है, तो उसके प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किस तरीके से अपने आप को शो करती है, इनहेरिटेड करती है, और इससे स्पेसिफिक कैरेक्टर कैसे चेंज होते हैं। एक जीनस से दूसरे जीनस में, स्पीसीज से स्पीसीज में किस तरीके से जो इसके माइक्रो कैरेक्टर्स होते हैं, मार्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकल जो आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं, वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो उसका एक छोटा सा जनरल एस्पेक्ट आज सोचने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में। एक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो इसकी बाय मीनिंग देख लेते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मीनिंग इज द इनहेरिटेंस ऑफ ऑर्गेनेली डीएनए इन द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स डीएनए। तो आप देखिए कि जो डीएनए एक हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो इनसाइड द सेल हमें देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले अगर हम सेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सबसे पहले माइक्रो बॉडी है सेल। सेल के अंदर हम आए सेल ऑर्गेनेल्स में, और सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले गए हम न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर मिलता है डीएनए तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियर डीएनए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो न्यूक्लियस की जो मोस्टली प्रेवलेंस और ऑकरेंस होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है डीएनए की। तो डीएनए अब किस तरीके से ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को, अब हम जैसे कि पहले भी देखते आ रहे हैं कि जो हमारा रूल्स है वो इस तरीके से फॉलो अप होता है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, एमआरएनए जिसे हम बोलते हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन पास होती है, इसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। डीएनए से एमआरएनए की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और आरएनए से फिर फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो स्पेसिफिक टाइप्स की प्रोटीन्स बनती है 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स के न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स सीक्वेंसेस के थ्रू। तो डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना अपने आप में जेनेटिक कैरेक्टर को शो करता है, क्योंकि जिस टाइप की प्रोटीन बनेगी उसी टाइप का जेनेटिक कैरेक्टर आगे रिप्रेजेंट होगा, इनहेरिट होगा। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है डीएनए का। अब कोई भी ऑफस्प्रिंग जो आने वाली संतानें हैं, एक जनरेशन में सपोज करिए कोई जनरेशन ए है और दूसरी जनरेशन में जाकर के मानते हैं कि उसकी कोई स्पीसीज या जेनेटिक जो सब्जेक्ट्स है वो बी हो जाता है, कोई दूसरी जनरेशन यहाँ पे बी आ जाती है। इसी तरीके से थर्ड जनरेशन में ये सी आ जाती है। तो अब ए से बी के बीच में जो जेनेटिक कैरेक्टर्स गए उसका फ्लो क्या है, इसी तरीके से बी से सी में जो जेनेटिक कैरेक्टर गए उसका फ्लो क्या है, उनका सीक्वेंसेस क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए अपने आप में जो एक माइक्रो और लगभग जो माइक्रो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, जो जेनेटिक कोड के रूप में कूट होती है, कोड के रूप में संचित होती है, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, वो जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अगर जेनेटिक सेल्स की बात करें तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगर सोमाइट सेल्स की बात करें तो सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से दूसरे सेल्स में इंफॉर्मेशन पास होती है। अब रिक्वायर्ड अमाउंट के जो प्रोटीन्स होंगे उसी से ये डिसाइड होगा कि कैरेक्टर्स पिछले वाली जनरेशन्स या पिछले सेल से कितने परसेंट मैच करते हैं, क्या उन दोनों की प्रोबेबिलिटी और ऑकरेंस बराबर है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर डॉटर कॉपी है तो लगभग वही जनरेशन गैप रहेगा, सेम इंफॉर्मेशन पास होगी। और अगर उसके बीच में कुछ म्यूटेशनल चेंजेस हो जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्ट्स के थ्रू कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जेनेटिक कोड डिफ्रेंशिएट होंगे और उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यही इनहेरिटेंस होता है, यही वंशागति है जो साइटोप्लाज्मिक है। साइटोप्लाज्म का मतलब माइक्रो लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म आ गए। साइटोप्लाज्म में डीएनए का रोल है जो आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड के रूप में ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशंस को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर थ्रू आउट 100% मैच करते हुए आगे बढ़ती है तो डॉटर कॉपी बनेगी। अगर उसमें कुछ म्यूटेशनल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस या कुछ फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस होते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जेनेटिक सेल्स में मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेट होते हुए कैरेक्टर चेंजेस होने की संभावना बनी रहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो डीएनए का है। डीएनए जो कि न्यूक्लियर जेनेटिक इंफॉर्मेशन सोर्स है, वहाँ से मिलता है। तो इसमें जीन इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है। जीन इनहेरिटेंस का मतलब हमने स्पेसिफिक साइट का, सपोज करिए ये हमने डीएनए लिया और डीएनए के अंदर स्पेसिफिक साइट्स के न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस हैं। यहाँ पे सपोज करिए न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस है जिसमें नाइट्रोजिनस बेस, उसके बाद में पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिल करके न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। तो इसमें बेस पेयर्स के थ्रू स्पेसिफिक साइज के, जिसे हम किलो डाल्टन या मोलिकुलर वेट्स में भी क्वांटिफाई कर सकते हैं या उसको कन्फिगर कर सकते हैं। तो इस तरीके के स्पेसिफिक साइज के जो बेस पेयर्स हैं उनको लेते हुए अगर ये जीन्स आगे चलकर इसी साइज का, इसी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस का प्रोटीन बनाते हैं तो यही इंफॉर्मेशन आगे चल के जीन इनहेरिटेंस कहलाएगी। अगर इसमें से कोई भी इन्फ्लुएंस होता है या कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंजेस होते हैं जिसको हम बोलेंगे बेस शुगर, यानी कि जो नाइट्रोजिनस बेस है उसमें से हम नाइट्रोजिनस बेस को काउंट करते हैं ACTG के रूप में, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। इसी तरीके से पेंटोस शुगर है जिसे हम S के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये पेंटोस शुगर ही राइबोस शुगर होती है। अगर इसका सीक्वेंसेस बराबर है तो न्यूक्लियोसाइड्स का सीक्वेंस तैयार हो गया। इसी तरीके से अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाए तो ये तीनों सीक्वेंसेस मिलकर के प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसेस बना लेते हैं। अगर ये तीनों टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आगे फर्दर चलकर एक स्पेसिफिक टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण कर पाते हैं, प्रोटीन सीक्वेंसेस के थ्रू स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को मिला करके अगर ये प्रोटीन्स चेन बनाने में तैयार हो जाते हैं, जो कि पॉलीमर कॉपी होती है प्रोटीन की, तो वही इंफॉर्मेशन आगे चलकर सेल डिवीजन के थ्रू एक सेल से दूसरी सेल में और दूसरी सेल से तीसरी सेल में ये एक सीक्वेंसेस बनता चला जाता है। अगर ये सोमाइट सेल्स में हो रहा है तो हम इसे क्वांटिफाई करेंगे सेल डिवीजन के थ्रू सोमाइट सेल्स में डेवलपमेंटल फेज में, और अगर ये जेनेटिक सेल्स में होता है तो इसको हम क्वांटिफाई करेंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स के थ्रू रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल फेज या ग्रोथ फेज में, जो कि आगे चल के पहले तो जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा कि मेल है या फीमेल है, और उसके बाद में कितने कैरेक्टर मेल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और कितने कैरेक्टर फीमेल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसका हम आगे चल के एनालिसिस करते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो आगे चल के मेंडल्स के इनहेरिटेंस लॉ को आगे चल के डेवलपमेंटल फेजेस में कामयाब होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि उसको समझाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में काम करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जितने भी मेंडल्स लॉ है, जो 3 मेंडेलियंस लॉ हैं जिसे हम बोलते हैं मेंडल्स लॉ, उसको अभी हमने पढ़ा मैक्रो लेवल स्टडीज़ पर, यानी कि वो खुद नहीं जानते थे कि माइक्रो लेवल्स पे इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस चल रही है। बाद में जब इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को लेकर के हमने माइक्रो लेवल्स की स्टडी स्टार्ट की तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इंट्रासेलुलर जो कंट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, उसके अंदर कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस और प्रोसेसेस चल रही है, ताकि आगे चल के ये जीन एक्सप्रेशन के रूप में स्पेसिलिटी के साथ
मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ सेम वही रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोस्टली जो लॉज हैं वो सभी के सभी माइक्रो लेवल स्टडीज़ पे सही साबित होते हैं, यानी कि बिल्कुल प्रूफ होते हैं कि ये सभी लॉज एक्यूरेट हैं, डिसिसिव हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो एविडेंसेस हैं, जैसे अभी इसका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो सबसे पहले किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक स्पेसिफिक नाम है, ये हैं कॉरेंस। कॉरेंस मिराबिलिस जलापा के थे, और एक हैं बॉर, ये पेलारोगोनियम जोनेल के थे। तो इन दोनों ने 1908 में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहले प्रेजेंट किया था। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कई बार ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, और 1 नंबर की यूनिवर्सिटी पैटर्न एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि कॉरेंस जो कि मिराबिलिस जलापा से थे, और मतलब जो इन्होंने मिराबिलिस जलापा से इन्होंने ये अपने रिसर्च करके प्राप्त किया था रिजल्ट्स, और एक बॉर थे जिन्होंने पेलारोगोनियम जोनेल से अपने रिजल्ट शो किए थे। तो इन दोनों ने 1908 में सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। तो अगर साइंटिस्ट का नाम पूछते हैं तो ये आ जाएगा, अगर स्पीसीज और जीनस का नाम पूछते हैं तो ये आ जाएगा। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को देखना है। तो ये ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, इसमें से कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, जैसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और जीन्स को ट्रांसमिट करने का काम करती है, जो कि सबसे पहले पाया जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ इस तरीके की प्रोसेस देखने को मिलती है। मोस्टली यूकेरियोट सेल्स हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जैसे कि साइटोप्लाज्म्स में धसे हुए यानी कि जो एम्बेडेड ऑर्गन्स हैं, मोस्टली कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इन सभी ऑर्गन्स में ये प्रोसेस देखने को मिलती है कॉमनली। अब सेलुलर पैरासाइट्स हैं जैसे कि वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो इन सभी में भी इस तरीके की प्रोसेस देखने को मिलती है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो डिफाइन कैसे करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ ऑर्गेनेल डीएनए फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि अगर एक लाइन में हमें इसे डिफाइन करना है तो हम इसे बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ऑर्गेनेल डीएनए फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, जो मदर सेल्स हैं, उन मदर सेल्स के डीएनए से जो ऑर्गेनेल्स के थ्रू इनहेरिटेंस होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बाई ऑर्गेनेल्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होती है, पास होती है इन्फॉर्मेशन, उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म में धसे हुए एम्बेडेड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उनके बीच में जो मीडिएटर होता है, जो मीडियम होता है इन्फॉर्मेशन पास करने का, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा, उसके बाद में राइबोसोम्स पर अटैच होकर के आगे की प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होगी। तो ये दोनों प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दोनों के द्वारा साइटोप्लाज्म के मीडियम में तैयार होती है। इसलिए इससे कनेक्टेड जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें पाए जाने वाली इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ये प्लेन ओल्ड न्यूक्लियर जेनेटिक्स से डिफर होती है। प्लेन ओल्ड इसका अलग प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो जीन की इनहेरिटेंस है वो मेंडेलियन लॉज को फॉलो नहीं करती है। इसके थोड़े से पेक्यूलियर सिस्टम्स हैं, कुछ अलग से रेफरेंसेस हैं। तो इसके आधे जीन जो होते हैं वो ईच पेरेंट्स यानी कि दोनों से ही प्राप्त होंगे, आधे आधे, आधे मेल से होंगे, आधे फीमेल से होंगे, तो वो एक अलग कंटेस्ट है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, उसके टाइप्स कितने हैं, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। फर्स्ट है वेजिटेटिव सेग्रीगेशन, दूसरा है सेकंड यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, और थर्ड इज बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस। तो ये 3 हमने देखे। सेग्रीगेशन आप देख सकते हो, पृथक्करण है। इनहेरिटेंस जो कि आनुवंशिकी को आगे बढ़ा रहा है। बाई पेरेंटल जो दोनों के द्वारा बढ़कर आगे चल रहा है। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे बाद में। इसमें है रोल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन जेनेटिक्स, यानी कि अभी हम जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं उसका जेनेटिक्स में रोल क्या है, क्या भूमिका है उसकी। तो यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स आर गवर्न्ड बाय न्यूक्लियर जीन्स
क्योंकि अभी यहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स का जिक्र नहीं किया है, तो अभी तक जितने भी रेफरेंसेस और एग्जांपल्स हैं वो न्यूक्लियर जीन्स के हैं। तो न्यूक्लियर डीएनए को एज ए होस्ट मान करके हम जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो केवल न्यूक्लियर डीएनए के बारे में है। तो सबसे पहले जो इसके ट्रेट्स होंगे, जो लक्षण होंगे, वो कंट्रोल होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फैक्टर्स के द्वारा या जीन्स के द्वारा। जेनेटिक्स की लैंग्वेज में जीन्स भी कई बार बोला जाता है, और अगर हम मेंडेलियन लॉज को पढ़ रहे हैं तो यही जीन्स लगभग अपने ट्रेट्स यानी कि एक जैसे लक्षण, प्रभावी लक्षणों के रूप में अगर उसे देखें तो एलील्स के रूप में भी इसको देखा जाता है। जीन्स हैं, जीन्स के ऊपर ट्रेट्स को फॉलो करते हुए स्पेसिफिक टाइप्स के एलील्स हैं जो किसी भी लक्षण को मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करते हुए उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। यानी कि माइक्रो यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है एलील। ये इनहेरिटेंस जो होता है वो ट्रेट्स के रूप में मिलता है, यानी कि स्पेसिफिक लक्षण के रूप में मिलता है कि उसका लक्षण क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कई बार बोला जाता है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, तो बाय डायग्राम इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम। ये सभी वो ऑर्गन्स हैं जो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं, चिपके हुए। तो यहाँ पे देखिए ये एग सेल्स है। इट इज़ द फीमेल गैमेट विच कैरीड बोथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। ये न्यूक्लियर से भी और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दोनों से ही ले जाने का काम करता है। ये एग है। दूसरा आप देखिए स्पर्म है। यहाँ पे देखिए ये तो हो गया फीमेल गैमेट, जस्ट इसके अपोजिट साइड है मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स में हम स्पर्म सेल को ले रहे हैं। ये केवल न्यूक्लियर मटेरियल में ही काम करती है। जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसी के थ्रू अपनी आनुवांशिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करती है। अब ये दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे तो बनेगा जाइगोट। ओनली मदर गैमेट्स विल इनहेरिट द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से होते हुए जो मदर गैमेट्स है, जो कि है ओवा, केवल वही इनहेरिट करेगा, वही इन्फॉर्मेशन को आगे कैरी आउट करने का काम करेगा। जब जाइगोट तैयार हो जाता है तो इसका जो प्रोडक्शन है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के रूप में, रिजल्ट के रूप में सामने आता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि इनसाइड द एग्स स्पर्म सेल एंटर हुआ, दोनों के न्यूक्लियर फ्यूज हुए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कंजॉइंट गैप बना, और बनने के बाद जब जाइगोट प्रोड्यूस हुआ तो ब्लास्टोसिस के थ्रू फिर उसके बाद में अलग एम्ब्रियोजेनेसिस की अलग अलग फेज स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे आगे चल के एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। यहाँ पे हमें ये देखना है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में चल के किस तरीके से अपने कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं और फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब एक और डायग्राम है, इसमें देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कैसे होती है। यहाँ पे हमने पैरामीशियम होस्ट लिया है, पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोन एनिमल्स है। तो उसके अंदर देखते हैं ये किलर सेल्स है, ये सेंसिटिव सेल्स है। यहाँ पे के से हमने किलर को रिप्रेजेंट किया है, के स्मॉल के से हमने सेंसिटिव को रिप्रेजेंट किया। अब आप देखिए दोनों के बीच में हमने फ्यूज़ कराया। तो अगर दोनों सेल्स को अगर हम 3 मिनट से ज़्यादा पास में रखें या फ्यूज़ कराएं तो दोनों का परिणाम कुछ ऐसा होगा। किलर के इस तरीके से है, स्मॉल के इस तरफ से है सेंसिटिव मोड में। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेता है। यानी कि इसमें से एक पार्ट कैपिटल के दूसरे के न्यूक्लियस में चला गया और इसमें से एक स्मॉल पार्ट इसमें चला गया। यानी कि लगभग वही सिचुएशन है जो हम पुनेट बॉक्स में देखते हैं चेकर बोर्ड के द्वारा। तो चेकर बोर्ड और पुनेट बॉक्स में क्या होता है कि दोनों को ट्रांजिटिव फॉर्म्स में एक एक करके एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों के समूह बनाने की कोशिश करते हैं, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो पेयरिंग होने के बाद में आप देखिए यहाँ पे कैपिटल के स्मॉल के है, यहाँ पे कैपिटल के स्मॉल के है, दोनों एक्स कॉन्जुगेट्स हैं। यहाँ पे आप किलर के रूप में कैपिटल के देख सकते हो, यहाँ पे किलर के रूप में कैपिटल के स्मॉल के, यानी कि दोनों में सेम प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, वो दूसरे नाम से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जो है, जिसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोल रहे हैं, वो जीन्स का ट्रांसमिशन करने का काम करता है, जो कि सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर की तरफ देखने को मिलता है। अब एक ये जनरल डायग्राम है जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इनसाइड द सेल कैसे प्रोसेस करती है।
साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस का मतलब है कि वही साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आपस में सेल कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेल टू सेल और ऑर्गेनेल टू ऑर्गेनेल किस तरीके से पास करते हैं। उनके बीच का जो मीडिएटर है वो मीडिएटर उनमें किस तरीके से इन्फ्लुएंसेस करता है, और फाइनली उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक कोड के रूप में 90%, 95%, 100% 3 स्केल्स में से किस स्केल को बिलोंग करते हुए इन्फॉर्मेशन को सरचार्ज करती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो डीएनए है वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के साथ साइटोप्लाज्म में उपस्थित है। ये पेरेंट सेल्स हम मान के चलते हैं, क्योंकि जब सेल डिवीजन होगा तो इसी न्यूक्लियस की इन्फॉर्मेशन के थ्रू 2 डॉटर कॉपीज बनेगी और दोनों के बीच में जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का बंटवारा यानी कि शेयरिंग हो जाएगी। तो वही इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स में देखने को मिलेगी। तो जो सबसे बड़ी मेजर साइट्स है वो है सेल के अंदर माइक्रोसाइट पे आ गए हम, वो है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर है जो कि आपके ये क्रोमोसोम्स को शो कर रहा है। क्रोमोसोम्स के अंदर एक स्पेसिफिक बैंड्स पे गए, और बैंड्स पे जाने के बाद पे जब हमने इसको कोइल्ड फॉर्म में से अनकोइल्ड किया तो ये डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। इसी डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर जाकर के स्पेसिफिक साइज के न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंसेस से हम जीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यही जीन आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू, जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू ये बताने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप्स के एमिनो एसिड्स ने मिलकर प्रोटीन का निर्माण किया है। यही प्रोटीन आगे चलकर ग्रोथ और डेवलपमेंटल फेज में काम आती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पूछी जाती है। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लर्न कर लेना चाहिए। तो आगे इसके बारे में कुछ और जनरल डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे और दूसरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।